नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। छात्र खुद से प्रतिस्पर्धा करें, दूसरों से नहीं। ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा में पीएम ने छात्रों को परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन के दिए मंत्र। कहा किसी भी तरह का दबाव झेलने के लिए खुद को बनाए समर्थवान। तकनीक का इस्तेमाल और दोस्तों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखने की भी दी सलाह। और पीएम का छात्रों को सुझाव, अपने स्वास्थ्य को लेकर उसी तरह सतर्क रहें जैसे मोबाइल की बैटरी को लेकर रहते हैं। रोज कुछ घंटों अपने शरीर की फिटनेस के लिए जरूर दें। मोबाइल की बैटरी की तरह शरीर को भी चार्जिंग की जरूरत होती है। परीक्षा की तैयारी के दौरान रोज लिखने का जरूर अभ्यास करें और इससे विषय अच्छे तरीके से तैयार होंगे। और आप देखिए मोबाइल फ़ोन का घंटों तक इस्तेमाल से बचें। रात भर रील्स देखने से नींद कम आती है। और यदि स्वस्थ रहना है और दिमाग को भी स्वस्थ रखना है तो अच्छी और पर्याप्त नींद जरूरी है। विषयों के चयन में खुद पर भरोसा रखें। माता पिता के अपने प्रति भरोसे को कमजोर ना होने दें। शिक्षकों से कहा बच्चों के साथ जुड़ाव रखें। पीएम ने शिक्षकों से कहा कक्षाओं में सभी बच्चों के साथ एक समान जुड़ाव रखें। जुड़ाव सिर्फ सिलेबस तक नहीं होना चाहिए बल्कि उससे बढ़कर भी बनाना चाहिए। और इससे छात्र खुलकर अपनी बात शिक्षक के सामने रख सकेंगे और शिक्षक भी छात्र की कमजोरी को पहचान सकेंगे। और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड ना बनाए माता पिता, ये भी प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है। अच्छी बातें कही है। सौर पैनल लगवाने वाले सभी घरों का बिजली बिल आएगा जीरो। दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली और सौर नीति 2024 की घोषणा करते हुए इसे जनता के से लिए बड़ी राहत बताया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि नई नीति लागू होने पर सौर पैनल लगवाने पर दिल्ली के अंदर आवासीय एरिया में रहने वाले सभी घरों का बिजली बिल जीरो आएगा। साथ ही व्यावसायिक और औद्योगिक के उपभोक्ताओं का बिजली बिल भी आधा हो जाएगा। और यही नहीं, उन्हें 700 से 900 रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। एलएसी पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील, सेना प्रमुख कह रहे हैं हमारे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर हालात स्थिर है लेकिन संवेदनशील है। पिछले एक वर्ष में भारत और चीन के बीच टकराव वाला कोई और क्षेत्र नहीं बना है। जनरल पांडे ने एक साक्षात्कार में कहा कि चीन के साथ सैन्य स्तर के साथ साथ राजनयिक स्तर पर वार्ता भी जारी है। सेना की तैयारियों के बारे में जनरल पांडे ने कहा कि हमारी तैनाती मजबूत व संतुलित है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमने पर्याप्त रिजर्व भी रखे हैं। देखिए चाइना है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। ड्राइवर को लेकर दिल्ली में सोरेन को खोजती रही ईडी। झारखंड के सीएम की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर चला अटकलों का दौर। और हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर 13 घंटे से ज्यादा डटे रहे ईडी के अधिकारी। और 31 को रांची में दिया गया समय और मुख्यमंत्री आवास में होगी पूछताछ। ये आप देखिए 10 समन भेज चुकी है ईडी। 7 घंटे पूछताछ की थी ईडी ने 20 जनवरी को। ये रांची में भूमि घोटाले मामले में आप देखिए पूछताछ चल रही है। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उस तरफ आप देखें लालू प्रसाद यादव से चल ही रही है जमीन के बदले नौकरी मामले में उनसे। और 13 दिन के अंतराल में भूपेंद्र हुड्डा से दूसरी बार पूछताछ करेगी। तो अभी सभी विपक्ष के नेता लगभग बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। मालदीव में राजनीतिक संकट, राष्ट्रपति मुइज्जो के विरुद्ध महाभियोग की तैयारी हो रही है। एमडीपी ने महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। महाभियोग के लिए जरूरी 56 वोट एमडीपी और डेमोक्रेट का समर्थन है इसमें। तो मालेस की राजधानी मालदीव की, और जो मुइज्जू है ना ये चाइना की तरफ इनका झुकाव है। तो वही बातें हो रही है। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव 27 को होगा। देखिए राज्यसभा सीटों के लिए अगर चुनाव की बात करें तो आप देखेंगे जो आपके विधायक है ना इनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। अगर आपको राज्यसभा के सदस्य बनना है ना तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और
ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले। मतांतरण की कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना विवाह अमान्य, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू मुस्लिम जोड़ों द्वारा सुरक्षा की मांग के लिए दाखिल याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मतांतरण की कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना किया गया विवाह कानूनी मान्य नहीं है। जोड़े ने परिवार से जीवन को खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा व वैवाहिक जीवन में किसी के हस्तक्षेप पर रोक की मांग की थी। इस तरह के मामले भी खूब आते हैं, देख रहे हो। केंद्रीय मंत्री शांतनु का दावा, 7 दिनों में देश में लागू हो जाएगा सीए। ये आप देखिए, जो संशोधित नागरिकता कानून है ना, उसी की बात हो रही है। और इसमें देखिए विरोध इसलिए हो रहा है सीए का, क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदुओं को तो छूट दी गई है, जैन बुद्ध सिख इन्हें तो दी गई है, लेकिन आप देखते हैं कि मुस्लिमों को नहीं दी गई है। तो वो कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है कानून। ऐसी बातें चलती रहती है। अगले वित्त वर्ष भी 7% रह सकती है विकास दर। दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं जहां 2% की विकास दर हासिल करने को संघर्ष कर रही है, वहीं भारत आर्थिक वित्त वर्ष 2024-25 में भी 7% विकास दर हासिल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय युद्धपोत ने अपहृत जहाज और चालक दल को छुड़ाया। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने ईरान के झंडे वाले एक जहाज की ओर से मिली अपहरण की सूचना पर कार्रवाई कर अपहृत जहाज और उसके चालक दल के सभी 17 सदस्यों को सुरक्षित छुड़वा लिया है। मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की है। कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल कर मंदिर पक्ष ने कहा कि एएसआई से कराएं जांच। एक अर्जी में शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही है। देखिए, बनारस में आप देखते हैं कि कहते हैं कि हिंदू मंदिर को तोड़कर, शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, तो उसी को लेकर बातें हो रही है सब। ये आप देखिए, बनारस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। लखनऊ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पर भारी पड़ सकती नीतीश की दुश्मनी। 50% से बढ़कर आरक्षण के दायरे को 75% कर नीतीश ने खुद को पिछड़ों के हमदर्द नेताओं की पंक्ति में। कांग्रेस की चुनौतियां जितनी विकट होती जाएंगी, भाजपा का की मनोवैज्ञानिक बढ़त उतनी ही बड़ी होती जाएगी। अब देखिए, चुनाव बताएगा हकीकत में कि क्या होता है, क्योंकि अभी आप देखिए नीतीश कुमार कहाँ पहुंच चुके हैं, बीजेपी के साथ मिल गए हैं। तो एक गठबंधन को झटका तो लगा है। एक खबरें आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की राख का पुनः उपयोग करें, एमसीडी, डीपीसीसी कह रहा है। ये आप देखिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा है। निगम के चारों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रोजाना निकल रही है 1200 टन राख। पीएम मोदी साहब, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं, इस प्रतीक्षा में नहीं रहता कि स्थिर स्थितियां सुधर जाएंगी। अगर लाखों चुनौतियां हैं तो उसके करोड़ों समाधान भी है। मेरे यहाँ निराशा के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद हैं। प्रधानमंत्री ने बताया अपने गवर्नेंस का सिद्धांत भी। उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार चलाने के लिए नीचे से ऊपर तक सही जानकारी आनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक परफेक्ट गाइडेंस जाना चाहिए। यदि यह ठीक रहा तो आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। यह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो ट्रेंड आई चढ़ गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सूचीबद्ध नहीं किए गए एक याचिका का 12 बजे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर एक युवा वकील को सोमवार को कड़ी फटकार लगाई हुई है। वादियों की जाति और धर्म का उल्लेख करने का चलन बंद करें। ये कहा कि वादी की जाति धर्म का उल्लेख करने का कोई कारण नजर नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
ये लड़कियों की विवाह उम्र बढ़ाने पर गठित संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा है। ये 18 साल से 21 साल करने की बात हो रही है ना, तो उसी को लेकर 1 जनवरी 2024 से 4 महीने की अवधि के लिए समय विस्तार कर दिया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में घटी युवा बेरोजगारी दर। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2022-23 में 10% रही 15 से 29 उम्र की बेरोजगारी दर। वित्त मंत्रालय द्वारा अर्थव्यवस्था पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं के बीच बेरोजगारी दर में गिरावट का नेतृत्व युवा आबादी की बड़ी हिस्सेदारी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने किया है। रिपोर्ट में श्रम आवधिक बल सर्वे के हवाले से कहा गया है कि 15 से 29 उम्र वर्ग की बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% घटकर आप देखेंगे कि 2023-22-23 में 10% हो गई है। और इस तरह युवाओं का श्रम बल भागीदारी दर 38.2% से बढ़कर 44.5% हो गया है। इन 6 वर्षों में रोजगार पाने वाले युवाओं का अनुपात 31% से बढ़कर 40.1% हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि युवाओं के बीच बेरोजगारी दर घटाने में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। वेटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय धनों की प्रस्तुति से भरा जोश। नई दिल्ली विजय चौक पर तीनों सेनाओं के साथ अर्धसैनिक बल के बैंड ने दी 31 धनों की प्रस्तुति और संगीतमय प्रस्तुति के साथ गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ है इसमें। अब आप देखिए, ये राजनीति की खबरें हो रही है। राजनीति की बात है, देखिए चलती रहती है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एलओसी से सटे कुपवाड़ा में गूंजेगी ट्रेन की सीटी। ड्रोन से सर्वेक्षण कराएगी उत्तरी रेलवे। 33.7 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा ट्रैक। बारामूला के सोपोर रेलवे स्टेशन से कुपवाड़ा के लिए बिछाई जाएगी रेलवे। और पर्यटन गतिविधियों को इससे बढ़ावा भी मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। अदालतें उद्योग बार एसोसिएशन ट्रेड यूनियन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकीलों की हड़ताल पर तल्ख टिप्पणी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से मांगी गाइडलाइन। पूछा हड़तालों पर क्या कार्रवाई हुई है। ये मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब वन विभाग में भी मिलेगा 33% आरक्षण, देख लीजिए। और वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने संकल्प पारित किया था कि सभी शासकीय विभागों में वन विभागों को छोड़कर महिलाओं को सीधी भर्ती में पदों में 33% आरक्षण मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था और 1 नवंबर सन 2000 में इसी से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। सीमे पर प्रतिबंध 5 साल और बढ़ा। पहली बार 2001 में अटल सरकार के कार्यकाल में लगा था सीमे पर प्रतिबंध और इसकी आतंकी बाद देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने लिया निर्णय। ये आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसी की बात हो रही है। ये अप्रैल 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। बंगाल में मेडिकल प्रवेश में अनियमितताओं व जाति प्रमाण पत्र घोटाले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। एकल और खंडपीठ में लंबित मामलों शीर्ष कोर्ट ने अपने यहाँ ट्रांसफर किए। मामले की सुनवाई को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जजों में हुआ था विवाद। ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है।
देख लीजिए, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें, 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए लगाए जाएंगे 28 भूकंप रोधी संयंत्र भूकंप पीड़ित झटकों का पता लगाएगा और स्वचालित बिजली बंद करने में सक्षम होंगे। बिजली बंद होने से बुलेट ट्रेन में आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाएंगे और ट्रेन रुक जाएगी। देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। भारत में प्रयोगशाला में विकसित होगा मछली का मांस। और CMFRI ने की पहल, स्टार्टअप नीट मीट बायोटेक के साथ किया सहयोगात्मक अनुसंधान समझौता। गजब, मछली से विशिष्ट कोशिकाओं को अलग करके प्रयोगशाला में विकसित होगा मांस। इस परियोजना का लक्ष्य इस क्षेत्र में विकसित विकास को गति देगा। देख रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल्स वाला, और इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाता है। आंसर राइटिंग की आप लोग करते हैं ना, निबंध लिखने की बात करते हैं ना, यहीं से आप लोगों को आंकड़े मिलते हैं, यहीं से आपको पॉइंट मिल जाते हैं। और कल आपने देखा होगा एक क्लास आई थी आपकी, वन नेशन वन इलेक्शन पर, उस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की थी। उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया, संभव है एक साथ चुनाव। तो आप देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर गठित समिति ने देश में सभी पक्षों और जनता से 15 जनवरी तक सुझाव मांगे थे। समिति इन सुझावों पर विचार करने के साथ विभिन्न विशेषज्ञों से मंत्रणा कर रही है। सर्वप्रथम 1983 में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने का सुझाव दिया था। फिर 1999 में जस्टिस बीबी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग ने चुनाव कानूनों सुधार पर अपनी रिपोर्ट में इसकी संस्तुति की। 2017 में पूर्व राष्ट्रपतियों प्रणब मुखर्जी और कोविंद ने भी इसका समर्थन किया था। 26 नवंबर 2017 को नीति आयोग और विधि आयोग द्वारा आयोजित संविधान दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस पर राष्ट्रीय विमर्श का आह्वान किया। तब विधि आयोग ने 2018 में इस पर विचार विमर्श किया और रिपोर्ट सौंपी। स्वतंत्रता के बाद 4 बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, मगर 1967 में 8 राज्यों में गैर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनने और दल बदल की समस्या से अस्थिरता आने के कारण यह क्रम टूट गया। आज चुनाव आयोग को प्रतिवर्ष 4-5 राज्यों में चुनाव कराने पड़ते हैं, और जिसमें अपने दल के स्टार प्रचारकों के रूप में प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों को लगाना पड़ता है। इससे प्रशासन प्रभावित होता है। और आप देखते हैं किसी न किसी राज्य में हर साल चुनाव बना ही रहता है। और आप देखिए, आदर्श आचार संहिता से विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। अत्यधिक धन खर्च होता है, पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इंडोनेशिया, अमेरिका जैसे कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद के विपरीत नहीं है। इंग्लैंड में भी 2011 में संसद ने निश्चित कार्यकाल अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार मध्यावधि चुनाव तभी होंगे जब संसद 2/3 बहुमत से इसकी संस्तुति करे। इंग्लैंड में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब भी प्रधानमंत्री संसद को तुरंत भंग नहीं करा सकता है। संसद के पास विकल्प होता है कि वह 14 दिन के भीतर वैकल्पिक सरकार गठित कर सके। और जहां तक एक साथ चुनाव की बात है, तो इस राय में भारत में 2 प्रमुख संवैधानिक अवरोध दिखते हैं। पहला यह कि भिन्न भिन्न समावधि वाली विधानसभाओं लोकसभाओं को एक साथ चुनाव के लिए कैसे साथ लाया जाए, यानी कि किसी का विधानसभा क्षेत्र का चुनाव एक तरह से आप देखिए कार्यकाल कब खत्म हो रहा है, 2024 में, किसी का 25 में, किसी का 26 में, किसी का 27 में, उन्हें एक साथ कैसे लाया जाए। और चुनाव को एक साथ कराने का मुद्दा टेढ़ा है। इसमें कानूनी और संवैधानिक तरीकों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों में आम सहमति की जरूरत भी होगी। संभव है कि कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़े और कुछ सरकारों को समय से पूर्व त्यागपत्र दिलाना पड़े। यह उतना आसान नहीं होगा। दूसरा अवरोध यह है कि यह एक साथ चुनाव में भी तो कैसे सुनिश्चित किया जाए कि यह क्रम बना रहे। एक बार निर्वाचित होने पर अनेक कारणों से लोकसभा या विधानसभाओं को भंग होना पड़ता है, जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 5 वर्ष के पहले ही त्यागपत्र दे दे, सरकार अविश्वास के प्रस्ताव पर पराजित हो जाए और लोकसभा या विधानसभा
को भंग करने की सलाह दे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आपातकाल लागू होने पर सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा भंग कर दी जाए। सरकार का बजट प्रस्ताव गिर जाए और वह त्यागपत्र देकर नए चुनाव की सलाह दे, या चुनाव के बाद कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो और पुनः मध्यावधि चुनाव कराने पड़े आदि इत्यादि। स्पष्ट है कि उपयुक्त प्रत्येक स्थिति में लोकसभा या विधानसभाएं भंग होती है और जिससे चुनाव का क्रम बिगड़ता है। ऐसे में सरल उपाय यह है कि संविधान से लोकसभा और विधानसभाओं के भंग होने का प्रावधान ही समाप्त कर दिया जाए और उसे निलंबित रखने का प्रावधान किया जाए। इससे चुनाव का पंचवर्षीय क्रम नहीं बिगड़ेगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरे 5 वर्ष तक का कार्यकाल मिलेगा। विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। शासन और प्रशासन का ध्यान नहीं बटेगा। पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और जनता और चुनाव आयोग को बार बार चुनाव से छुटकारा मिल जाएगा। यही आप लिखेंगे अच्छाई इसकी फायदे। समझ रहे हैं आप लोग? और जो ऊपर कमियां बताई ना उसका सुझाव आप दे देंगे। सरकार के गिरने से उत्पन्न अस्थिरता से निपटने के लिए जर्मनी के संविधान का अनुसरण किया जा सकता है। जर्मनी के संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार विपक्ष अपने प्रधानमंत्री चांसलर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तभी ला सकता है जब वह पहले उसका उत्तराधिकार चुने और जिससे सरकार गिरने की स्थिति में देश को तत्काल एक नई सरकार मिल सके। हालांकि यदि चांसलर स्वयं विश्वास प्रस्ताव लाए जैसे बजट पर और हार जाए तो अनुच्छेद 68 के अनुसार वह सदन को तत्काल भंग नहीं करा सकता है। सदन को 21 दिन का समय मिलता है और कि वह कोई नया चांसलर चुन सके और इसे कुछ संसाधनों के साथ हमें स्वीकार कर सकते हैं और जिससे बिना चुनाव कराए सरकारों में परिवर्तन हो सके, फिर भी दोबारा 1967 जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो और चुनाव का पंचवर्षीय क्रम बना रहे। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद के प्रावधान जैसे अनुच्छेद 75, 3, 83, 85, 1, 113, 164, 2, 172, 174, 1, 203, 243 यू, संविधान के भाग 15 चुनाव संबंधी और 10वीं अधिसूची और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 50-51 और लोकसभा की कार्यप्रणाली संबंधी नियम 198 आदि में संशोधन करना पड़ेगा और इनमें कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ेगी। यह कार्य दुष्कर अवश्य है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दे पर वर्तमान सांसद और विधायक एकमत हो सकते हैं क्योंकि इसमें उनका भी व्यापक लाभ निहित है और एक बार निर्वाचित होने पर उनका 5 वर्ष का कार्यकाल सुरक्षित हो जाएगा और फिर भी रोज रोज के चुनावी झंझट से बचेगी। फिर चुनाव बहुत खर्चीले भी हो गए हैं और सभी जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि किसी तरह उनका 5 बरस के पूर्व चुनाव ना उतरना पड़े। यदि मोदी सरकार सभी सांसदों और सभी राज्यों के विधायकों को इसे समझा सके और उपयुक्त सभी संशोधन पर दलीय सहमति प्राप्त की जा सकेगी। लेखक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर AK वर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ऐसे आर्टिकल पढ़ा करिएगा। साकार हो गांधी के राम राज्य का सपना। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके महनीय कार्यों को स्मरण करते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह पिछली सदी के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं में से एक थे। जब मानवता गृहयुद्ध, उपनिवेशवाद, बर्बरता, विश्व युद्धों से त्रस्त थी तब गांधी जी ने शांति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, नैतिकता, सुचिता एवं करुणा की ज्योति प्रज्वलित की। प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व के कारण उन्होंने इन मूल्यों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में रोपित किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि सत्य एवं अहिंसा के सहारे बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। प्रश्न है कि गांधी जी को सत्य एवं अहिंसा की प्रेरणा कहाँ से मिली? वास्तव में गांधी के प्रेरणा स्रोत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम का चरित्र कुछ ऐसा है कि उनके पीछे चलने को जी चाहता है और किंतु अब यह कहने का मानो फैशन ही चल पड़ा है कि राम का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। जब कभी यह कहा जाता है कि इस या उस मामले में राजनीति ना की जाए या फिर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब उसका मतलब होता है कि संकीर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए और संकीर्ण राजनीति को राजनीति का पर्याय बना देना ठीक नहीं है। और यदि राजनीति का उद्देश्य समाज को दिशा देना और उसका कल्याण करना है तो फिर हर क्षेत्र में उसका समावेश क्यों नहीं होना चाहिए? वास्तव में राम ही देश की राजनीति के केंद्रीय व्यक्तित्व होने चाहिए। आदर्श जीवन, राज्य एवं प्रजा राजा का संबंध कैसा हो, इसके सूत्र राम कथा में मिलते हैं। गांधी रामराज्य की बात इसलिए करते थे क्योंकि उनके लिए राम मानव जीवन के उच्चतम आदर्श थे और भगवान राम से मुझे लगता है कि आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप में सीखने की दिलचस्पी है तो। गोस्वामी तुलसीदास राम नाम को घर मानते थे।
अनुलोम विलोम की तरह ही राम शब्द का जाप नाड़ी शोधन करता है और दोनों नाड़ियों में प्रवाहित ऊर्जा में तारतम्य बैठाता है। अर्थात राम नाम के उच्चारण से न केवल आध्यात्मिक अपितु भौतिक उन्नति भी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार राम नाम तारक है तो उनकी राजव्यवस्था प्रजा हितकारी है। ऐसे में राम से जुड़कर विश्वास प्रबल होता है कि जीवन मंगलकारी होगा और इसलिए गांधी ने राम के आदर्शों को आंदोलनों में समाहित कर स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए स्वतंत्रता के सपने का अर्थ है कि राम राज्य की स्थापना, यानी कि आदर्श राज्य का तत्व राम राज्य। राम ने जैसा राज किया वैसा ही उन्हें संपूर्ण मानवता के लिए अभिप्रेत था। और जनमानस के बीच हजारों साल से चली आ रही राम कथा में आखिर ऐसा क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन का महानायक उसका सहारा लेता है। पर एक आधुनिक सामाजिक राजनीतिक चिंतक को पौराणिक आध्यात्मिक चरित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखा जाए तो गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों की विशेषता एक पौराणिक आख्यान को स्वाधीनता आंदोलन एवं मानव जीवन से जोड़ देने में थी। और परतंत्रता के दौर में देश अंग्रेजों की मानव विरोधी नीतियों अमानुषिक कृत्यों से पीड़ित था। नमक कानून, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नील की खेती आदि से ऐसे कुकृत्य थे जिनमें जन सामान्य में रोष था। वह विकल्प की तलाश में थे। उन्हें यह विकल्प रामराज्य में दिखा था। तुलसीदास द्वारा वर्णित रामराज्य के स्वीकृत मूल्यों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर गांधी जी ने अध्यात्म एवं सामाजिकता की युति बनाने का अभूतपूर्व प्रयत्न किया। गांधी ने यंग इंडिया में लिखा कि मैं जितने धर्मों को जानता हूं उनमें हिंदू धर्म सर्वाधिक सहिष्णु है। मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। यह न केवल मनुष्य बल्कि प्रमाणपत्र प्राणी मात्र की एकता और पवित्रता में विश्वास रखता है। गांधी के अनुसार रामराज्य अर्थात जहां अंत्योदय की प्रकृति राज करती हो, रामराज्य ही वास्तविक लोकतंत्र है। न्याय व्यवस्था में राजा और रंग का भेद नहीं होता है। राम ने प्रजा को निर्णय करते हुए कहा था कि यदि राजा होते हुए भी मैं कुछ अनीति रूप को करूं तो निर्भर होकर आलोचना करें। जब गांधी जी राजनीतिक सामाजिक जीवन में शुचिता की बात करते हैं तब स्पष्ट ही राम द्वारा की गई यह घोषणा उनके स्मरण में रही होगी कि निर्मल मन जन सोही मोही पावा, मोही कपट छल छिद ना भावा। यानी राम को छल कपट नहीं भाता है। निर्मल मन से जो पास आता है राम उसे अपना लेते हैं। गांधी को इसलिए बुराई से नफरत थी और मनुष्य के भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने में वह विश्वास रखते थे। और यद्यपि हमारे देश उपनिवेशवादी शक्तियों से स्वतंत्र हो गया किंतु अनेक चुनौतियां रूप बदलकर हमारे समक्ष विद्यमान है। पश्चिमी अपसंस्कृति का प्रसार बढ़ रहा है। आतंकवाद और मजहबी उन्माद भी नए नए रूप धारण कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या देश में जातिगत विद्वेष भी है। याद रहे कि लगभग 500 वर्ष बाद गांधी सहित हम सब के आराध्य प्रभु राम का अपनी अयोध्या में लौटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। विचारणीय है कि यदि हम स्वतंत्रता की कठिन लड़ाई जीत सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि राम के आदर्शों को जीवन में अंगीकार कर गांधी के सपनों के रामराज्य की स्थापना के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित न कर सके। आज ज्ञान विज्ञान से युक्त ऊर्जा, युवा ऊर्जा से ओतप्रोत कुछ कर गुजरने का दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न हम सभी के समक्ष यह अवसर है कि नवीन राहों का अन्वेषण करते हुए वे अपने पुरखों के सपनों को स्वर्णिम भारत बनाए एवं समुची धारा को राममय कर दें। लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के कुलपति है राघवेंद्र प्रसाद तिवारी, इनके द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल। परिवर्तन की शुरुआत सर्वप्रथम स्वयं से होनी चाहिए। अगर आप दूसरों को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम खुद को बदलने के लिए तैयार कीजिए। हमें देखना चाहिए कि दुर्गुण कहीं हमारे अंदर ही तो कुंडली मारकर नहीं बैठे। अगर एक व्यक्ति अपने अंदर बदलाव करने के लिए संकल्प लेता है तो वही से उसने जीवन में नवनिर्माण की शुरुआत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। वह पग पग पर उसका सहयोग करने लगते हैं। और क्योंकि उस व्यक्ति ने ईश्वर की सबसे सुंदर कृति को बेहतर बनाने के लिए स्वयं के अंदर के नकारात्मक विचारों का परित्याग करने का संकल्प लिया है और सृजनात्मक कार्यों को गति देने के लिए ईश्वरीय नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का वर्णन किया है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन। अब आप देखिए नीतीश कुमार चले गए तो उसी पर बातें हो रही बार बार। जाने दीजिए, अब बात हम लोगों ने एक बार कर ली है। रुके मानव तस्करी। झारखंड के लिए
झारखंड में मानव तस्करी बड़ी समस्या रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से व्यापक पैमाने पर बच्चों महिलाओं को काम कराने के लिए महानगरों में ले जाया जाता रहा है। कई बार इनकी खरीद बिक्री भी होती है। तरह तरह से इनका शोषण किया जाता है। किशोरियों, युवतियों, महिलाओं इसकी ज़्यादा शिकार होती है। बच्चे बच्चियों और किशोर किशोरियों का भविष्य तस्करों, दलालों, ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो जाता है। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बहला फुसलाकर ले जाए जाने के बाद इनके लिए घर लौटना भी मुश्किल हो जाता है। वही घर बालों से भी संपर्क टूट जाता है। इन्हें काम की उचित मजदूरी भी नहीं मिलती है। गुहार लगाए जाने पर या फिर मदद किए जाए लिए किसी के आगे आने पर इन्हें मुक्त कराया जाता है। झारखंड में कुछ बड़े मानव तस्कर अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मानव तस्करी का खेल रोक के नहीं रुक रहा है। इसे रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यकता है। वहीं तस्करी रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को भी अपना तंत्र मजबूत करना होगा। रविवार को नई दिल्ली में 14 नाबालिग समेत 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। इसके पीछे राज्य सरकार का सार्थक प्रयास भी रहा है। बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों से मुक्त कराकर पुनर्वास केंद्रों में अथवा उनके ही घरों में पुनर्वासित कराया जा रहा है। बावजूद इसके मानव तस्करों की गतिविधियां जारी हैं और उन्हें रोकने के प्रयास विफल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति को बदलना होगा, क्योंकि यह किसी कलंक और दुर्भाग्य से कम नहीं है। कम ना होने पाए बुजुर्गों का सम्मान। ये आप देखिए, बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बुजुर्ग सास की सेवा करना बहू का कर्तव्य है। यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित मौलिक कर्तव्यों, यजुर्वेद और मनुस्मृति का भी हवाला दिया है। और उसमें आप देखिए, उसने यजुर्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि हे महिला, तुम चुनौतियों से हारने के लायक नहीं हो, तुम सबसे शक्तिशाली चुनौतियों को हरा सकती हो। मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस परिवार की महिला दुखी होती है वह परिवार जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जहाँ महिलाएं संतुष्ट रहती हैं वह परिवार हमेशा फलता फूलता है। वह अनुच्छेद 51A का उल्लेख करते हुए कहा कि मौलिक कर्तव्यों में हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का प्रावधान है। देखा जाए तो हमारा समाज पुरुष और महिलाओं दोनों से कुछ उम्मीदें करता है। विवाह के बाद पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वह पैसे कमाकर अपना घर चलाए, पत्नी की देखभाल करेगा और उसकी जरूरतों का ख्याल रखेगा। वहीं महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वह पति, बच्चों और ससुराल वालों की अच्छे से देखभाल करेगी और बुढ़ापे में सास ससुर की सेवा करेगी। एक परिवार की तरक्की में बुजुर्गों का बड़ा योगदान होता है। वे परिवार की रीढ़ होते हैं। घर में बुजुर्गों के रहने से बच्चों के अलावा अन्य लोगों को भी सहारा रहता है। बुजुर्ग स्वजनों में संस्कार निर्माण में सहायक होते हैं। उनकी सूझबूझ से परिवार पर आने वाली हर मुश्किल दूर होती है। बुजुर्ग हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते हैं और जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं वे सबसे खुश नसीब होते हैं। उनके होने से बच्चों को माता पिता के साथ साथ दादा दादी का भी प्यार मिलता है। उनके बिना खुशहाल परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि खुशहाल परिवार के लिए घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि वे परिवार को एक सूत्र में बांध कर ले चलते हैं। बुजुर्गों के साथ रहना हमारी संस्कृति रही है और उनसे अलग रहकर कोई भी परिवार तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए हमें बुजुर्गों की सेवा करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार माता पिता कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का बहुत ही प्यार से पालन पोषण करते हैं और उसी प्रकार युवाओं को भी बुजुर्गों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। युवाओं को बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की जरूरत है और अगर आप बुजुर्गों के साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो आगे चलकर उनको भी इस दौर से गुजरना पड़ सकता है। नॉर्मल सी बात है, हम भी एक दिन बुढ़ापे में होंगे, उसमें दो राय कहाँ है। एक कॉलम लिखे जाते अच्छे देख लिया करिएगा। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम को लिए आप लोग या तो अबाउट सेक्शन में जाइए, एजुकेशन सर्कल सर्च करिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है। भारतीय राजनीति में AM और PM। बिहार में आप देखिए, रविवार को जदयू औपचारिक रूप से राजद में शामिल हो गया। नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। संभवतः जदयू के लोकसभा के संभावित अधिकांश उम्मीदवारों समेत पार्टी के अन्य नेताओं को यह महसूस हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए भाजपा का सहयोग आवश्यक है, लिहाजा उन्होंने भाजपा का साथ आवश्यक समझा। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना का उद्धव गुट आज भी यह समझ नहीं पाया है। राजनीतिक पादा बदल के निहितार्थ, ये सब आप देखने चल रहा है। बड़े लोगों की बड़ी बातें खरी खरी तंज कसा जा रहा है। ममता की शर्तों के जाल में उलझी कांग्रेस। ये पश्चिम बंगाल में मैंने आप लोगों से शुरुआत में कहा था कि जो इंडिया गठबंधन बन रहा है विपक्षियों का, ये बड़ा मुश्किल है बन पाना, और बन जाता है तो जरूर आप देखिए इसे फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन उससे ही पहले ही आप देख रहे छूट रहा है। सबकी चिंता सबका ध्यान। बजट में बहुसंख्यक जनसंख्या की चुनौती के समाधान की राय आसान की जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र के उद्धार की बात हो रही, समावेशी विकास की बात हो रही है।
विकास को गति की बात हो रही, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो रही, केयर व्यवस्था की बात हो रही। इसमें अगले वित्त वर्ष भी 7% रह सकती है विकास दर। अंतरिम बजट से ठीक दिन पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखाती विस्तृत रिपोर्ट। सरकार की आर्थिक नीतियों ने हमारी बुनियाद को मजबूत किया है। कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बताने की बात हो रही है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर थी 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था, 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ अभी पांचवी बड़ी इकोनॉमी हो गई। और मंत्रालय ने कहा है कि अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती भी कम नहीं है। वैश्विक स्तर पर व्यापार घट रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक निवेश संकुचित हो रहा है। लाल सागर का व्यवधान लंबा चला तो हमारा निर्यात प्रभावित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती है। ऊर्जा के परंपरागत माध्यम को छोड़े नए माध्यम को अपनाना भी एक बड़ी कठिन है। दिसंबर 2019 में घरों की शुद्ध वित्तीय संपदा जीडीपी के 52.8% के बराबर थी, जो दिसंबर 2023 में जीडीपी के 65.5% के बराबर हो गई। जनधन योजना के तहत आप देखिए 51 करोड़ खाते हैं, जिनमें 2.1 करोड़ रुपए की राशि जमा है। खाता धारकों में 55% महिलाएं हैं। 2014 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 2% के पास पहुंच गया था और महंगाई दहाई अंक में थी। अभी चालू खाते का घाटा जीडीपी के 1% से थोड़ा अधिक है। तीसरी तिमाही में बीपीसीएल का शुद्ध लाभ 82% बढ़ा। 2023 में आईफोन की बिक्री 28% बढ़ी। फरवरी में भारत दौरे पर आएंगे सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। नवंबर में राइस जियो ने 34.5 लाख सब्सक्राइबर जुड़े हैं। लाल सागर की हालात को लेकर दूसरे देशों के संपर्क में है भारत। लाल सागर में जो आप देखिए हाउती विद्रोहियों के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। ये लाल सागर आप देखेंगे, ये आपको भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा। इस साल भारत में लैपटॉप बनाना शुरू कर देगी सैमसंग। और भारी खरीदारी से सेंसेक्स में 1240 अंक का उछाल आया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर प्रति 50 किलोमीटर में ई वाहन के लिए होंगे चार्जिंग पॉइंट। अच्छी बात है, अगर चार्जिंग पॉइंट तो इलेक्ट्रिक वाहनों की को अगर सुविधा हो जाए ना तो बढ़ने लगेगी संख्या। ये राजस्थान में सूरतगढ़ में महाजन फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक के दौरान भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के जवान। इस अभ्यास में सऊदी अरब की रॉयल सऊदी के 45 जवान शामिल हैं, जबकि भारत की ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के बटालियन हिस्सा ले रही है। यह अभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बंधक समझौते पर हमास से वार्ता सकारात्मक है, अमेरिका कह रहा है। ये आप देखिए इजराइल और हमास के बीच चल रहा है ना युद्ध। भारतीयों के लिए अमेरिका ने रिकॉर्ड वीज़ा जारी किए। पिछले साल आप देखिए भारत में 14 लाख अमेरिकी वीज़ा जारी किए गए। विश्व में हर 10 अमेरिकी वीज़ा आवेदनों में एक भारतीय है। विदेश सचिव क्वात्रा ने भूटान के नए पीएम से की भेंट। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। और नई सरकार गठन के बाद भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। विकास, साझेदारी, अंतरिक्ष, ऊर्जा और व्यापार पर हुई बातचीत। हमारा पड़ोसी है ना ये तो। देखिए भूटान है, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ये आपका खेल का क्षेत्र है। देखिए खेल के क्षेत्र में आप लोगों को एक जानकारी लेनी है कि किस खेल से जुड़ा हुआ है कौन खिलाड़ी और इसकी क्या उपलब्धियां मिल रही है। ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। मनिंदर सिंह के 4 गोल की मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सोमवार को जमैका को 13-3 से रौंदकर FIH हॉकी 5 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विश्व कप में निशानेबाज सोनम ने जीता रजत पदक। ISSF विश्व कप में प्राइम वॉलीबॉल लीग के तीसरा सीजन 15 से होगा। गुकेश मास्टर्स में संयुक्त दूसरे स्थान पर पहुंचे। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश चीन के बेई के विरुद्ध अंतिम ट्राई वेकर में हार का सामना करने के बाद। भारत अंडर 19 टीम के सामने अब होगी न्यूजीलैंड की चुनौती, इसकी बात हो रही है। मोदी के दृष्टिकोण से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब प्रमुख पर्यटन स्थल है, जयशंकर का साहब कह रहे हैं। बच्चों के साथ होने वाले अपराध छिपाए नहीं जाते। NCP
CR कह रहा है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस के सवाल पर दिया जवाब, कहा अपराधों से निपटने के लिए सशक्त बनाई प्रणाली। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं शॉर्ट में, NCPCR। और देखिए किसकी बात हो रही है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। संकल्प से सिद्धि की ओर पढ़ते रहा करिएगा, ये अध्यात्म में भरोसा हो। ये आप देखिए मतांतर रोकने को छत्तीसगढ़ में कानून और सख्त बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, सीधी सी बात, संविधान में कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। संविधान में मतांतर रोकने का स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई। इससे पहले राजनीतिक दलों, धार्मिक समुदायों, सामाजिक संगठनों से संविधान संशोधन व राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई थी, और इन सब के बीच राज्य ने अपने अपने कानून बनाए हुए। और हर राज्य के कानून को देखिए तो क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि जबरन धर्म परिवर्तन या लालच से हो या पैसे देकर हो, इस तरह का अगर धोखे से हो, तब रोकने की बात की जाती है, वरना आपको जो धर्म मानना है मान सकते हैं आप। गंगा आरती के साथ राष्ट्रभक्ति का भी पाठ की बात हो रही है। ये देखिए किस राज्य ने कैसे कानून बनाए, पढ़ सकते हैं। यूजीसी का नया मसौदा आरक्षण खत्म करने की साजिश है, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजनाओं को लेकर चल रहे विवाद का पटाक्षेप। दिल्ली में हुआ केंद्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बीच MOU। क्या विवाद था? पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट के लिए बांध बनाने व पानी बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच विवाद था। राजस्थान का आरोप था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार ही बांध बनना था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ERCP के लिए एनओआरएस नहीं दी। ऐसे में राजस्थान सरकार ने स्वयं के खर्च में पर ERCP को पूरा करने का निर्णय लिया। बांध बनना शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। शोधकर्ताओं ने मनुष्य के सबसे पुराने ज्ञात पूर्वजों की खोज की है। 2017 में आज ही के दिन विज्ञानियों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने चीन में एक आदिम समुद्री जीव सेकोरहाइटस के संरक्षित जीवाश्म की खोज की थी। इसे लेकर उन्होंने दावा किया था कि यह मनुष्यों का सबसे पुराना ज्ञात पूर्वज है। जीवाश्म लगभग 54 करोड़ साल पुराना है। इतिहास के सबसे घातक समुद्री हमले में गई 9000 से ज्यादा जाने। 1945 में आज ही के दिन सोवियत पनडुब्बी S-13 में ने जर्मन सैन्य जहाज MV वेलहेम गुस्टलाव को बाल्टिक सागर में टारपीडो से मारकर डुबो दिया था। हमले में आप देखिए 9400 जर्मनी सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई थी, और इससे इतिहास का अब तक का सबसे घातक समुद्री हमला कहा जाता है। हिंदी साहित्य के अग्रदूतों में गिने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में आज ही के दिन काशी में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही कविता लेखन शुरू कर दिया। 1913 में उनके पहले काव्य संग्रह कानून कुसुम का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। 1935 में आप देखिए प्रकाशित कामायनी उनकी कालजयी रचनाओं में गिनी जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक भी लिखे, और इसके अलावा आंसू, प्रेम, पथिक, झरना, लहर और छाया उनकी प्रमुख कृतियां हैं। 15 नवंबर 1937 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। कोकेरी के नृत्य तो बुल्गारिया से बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए लोग अजीबोगरीब पोशाक पहनकर और कमर में घंटियां बांधकर कोकेरी नृत्य करते हैं। और आप देखिए पानिक शहर में अंतर्राष्ट्रीय मस्क्यूरेड महोत्सव पर यह आयोजन होता है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर जहरीली गैसों को निष्क्रिय करेगा पाउडर। भोपाल स्थित आइसर के विज्ञानियों का नवोन्वेष। रासायनिक हमलों में होगा काफी उपयोग इसका। अच्छी बातें हैं। इम्यूनोथेरेपी का सभी कैंसर मरीजों पर काम ना करने का कारण पता चला अनुसंधान से। तो कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी बेहद अहम रोल निभाती है, लेकिन यह हमेशा और हर किसी प्रकार नहीं करती। इसके पीछे का कारण विज्ञानियों ने पता लगा लिया है। विज्ञानियों ने शोध के दौरान उस मैकेनिज्म से पर्दा उठाया है जो इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल को खत्म करने से रोकता है। यह शोध जनरल सेल रिपोर्ट में प्रकाशित की गई, और कुछ प्रकार की कैंसर जैसी कोलोन, पैनकियाज, प्रोस्टेट और ब्रेन कैंसर में इम्यूनोथेरेपी अधिक कारगर साबित नहीं होती है, और जबकि वेस्ट ग्रासनली और सिर और गर्दन के कैंसर के मामलों में यह अक्सर सफलतापूर्वक काम करती है।
अल्सरेटिव कोलाइटिस में फायदेमंद। एम्स में 121 मरीजों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल में साबित हुआ फायदा ही। नारियल पानी में सूजन कम करने वाला गट माइक्रोबायोम में बदलाव करने की क्षमता है। नारियल पानी में होता है पोटेशियम। ए अल्स अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी में आंतों में सूजन हो जाती है और अल्सर जैसे जख्म बन जाते हैं। इस वजह से मरीजों को पेट दर्द, दस्त के साथ खून आने की समस्या, इसके अलावा बुखार होता है, शरीर का वजन कम होने लगता है। और आप देखिए पोटेशियम में सूजन कम करने का गुण होता है। एवरेस्ट की चढ़ाई कर 2 वर्षीय बच्चे ने बनाया रिकॉर्ड। रहने वाला 2 वर्षीय बच्चा कार्टर डलास एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार कार्टर नेपाल में समुद्री तल से आप देखिए 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण स्थल पर चढ़ा। उसके पिता रास की पीठ पर माँ जेड के साथ ट्रैक पूरा किया उसने। एमओबीओ से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।